हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोरेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर स्टूडेंट आप लोग चैनल के अंदर जाकर भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर किस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं और उन एनिमल्स का क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं। चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डालीजिए इंट्रोडक्शन। ये जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इस वर्ड को अगर आप लोग स्प्लिट करेंगे, ये ग्रीक वर्ड है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो निकल कर आएगा प्लेटीज प्लस हेलमीन्स। प्लेटीज का मतलब होता है फ्लैट यानी कि चपटा, और हेलमीन्स का मतलब होता है वार्म यानी कि कृमि। यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब क्या हो गया, चपटे कृमि। इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस फाइलम के अंदर चपटे कृमि रखे गए हैं, राइट। इनके अंदर स्टूडेंट टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और ये एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट का क्या मतलब होता है, अगुह्य का मतलब क्या हो गया, जिसमें कैविटी ना हो, इसमें कैविटी का अभाव होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक इनकी बॉडी होती है, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब 3 लेयर से बनी हुई, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और मोस्टली जो है ये बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब समझते हैं, ये एक सिमेट्री होती है बॉडी की। जैसे अगर आप ह्यूमन बॉडी को बीचों बीच कट करेंगे तो जितना पार्ट इधर आया है उतना ही पार्ट इधर आएगा। इट मीन्स ह्यूमन बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, राइट। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, इनका जो शरीर होता है वो डोर्सल और वेंट्रल से चपटा होता है, ठीक है। दोनों साइड से, डोर्सल सरफेस से भी और वेंट्रल सरफेस से भी चपटा आपको दिखाई देगा। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में वास करने वाले चपटे कृमियों का प्राचीन कालीन वैज्ञानिकों को भली भांति ज्ञान था। ये जो है मनुष्य के अंदर पैरासाइटिक के फॉर्म में पाए जाते हैं, या अदर जो जंतु होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनके अंदर भी ये जो है पैरासाइटिक के फॉर्म में पाए जाते हैं, राइट। फिर भी इनका समुचित अध्ययन 18वीं सदी से शुरू हुआ। गेगोन बार ने इन्हें अन्य सभी जंतुओं से अलग करके एक अलग से फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर रखा। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। इसके अंदर नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर से स्टूडेंट, जिसको आप लोगों को समझना भी है, इसमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अर्थात शरीर की कोशिकाएं मिलकर के एक निश्चित टिश्यू नहीं बनाती हैं और टिश्यू ऑर्गन्स को नहीं बनाते। जैसे हमारी बॉडी के अंदर आप लोग ध्यान से देखें तो सेल्स का ग्रुप होता है। जैसे ये हमारी कोशिका है, अब ये कोशिका अपने आसपास के नेबरिंग कोशिकाओं से मिलकर के एक ग्रुप बनाती है जिसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू क्या है, सेल का ग्रुप होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट इनके अंदर जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो आपस में मिल करके एक निश्चित टिश्यू नहीं बनाती हैं, राइट। और जो टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन्स को नहीं बनाते हैं। तो इनके अंदर क्या सिस्टम पाया जाता है, इनके अंदर कैसा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इनके अंदर टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, राइट। इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, त्रिस्तरीय होती है। नाम से पता चल रहा है कि 3 लेयर वाली, 3 स्तरों वाली, अर्थात 3 भ्रूणीय जनन स्तरों जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, राइट। इनसे इनकी शरीर की व्युत्पत्ति होती है। इसके बाद नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट मतलब अगुहिकीय, अर्थात इनके शरीर में गुहा का अभाव होता है, कैविटी का अभाव होता है, राइट। और विभिन्न अंगों के बीच खाली स्थान मीसेनकाइम और पैरेन्काइम से भरा रहता है। इसके बाद नंबर 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अगले और पिछले सिरों की निश्चित ध्रुवता के साथ शरीर जो होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। थोड़ा सा मैं आपको सिमेट्री के बारे में समझा देता हूं। जैसे कि ये है एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी है। अगर आप इसको बीचों बीच ऐसे कट करेंगे तो जितना पार्ट इधर आया उतना ही पार्ट इधर भी आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। यानी इसकी सिमेट्री कैसी हो गई, बायलेटरली सिमेट्रिकल। मान लीजिए कि इधर 2 हाथ है और इधर 1 हाथ है, यानी कि जो पार्ट इधर आया सेम वैसा पार्ट इधर नहीं आया, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा एनिमल है जिसे आप किसी भी प्लेन से कट करेंगे, इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे, किसी भी प्लेन से कट कर रहे हैं, वो उसकी जो सिमेट्री है वो इक्वल आ रही है हर सभी जगह पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री, राइट। आगे बढ़ते स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। इसके बाद नंबर 5th पॉइंट आता है, शरीर जो होता है वो डोर्सल और वेंट्रल रूप से चपटा होता है। दोनों साइड से आपको दिखाएंगे, अगर आप लोग इसके डोर्सल व्यू देखेंगे या वेंट्रल व्यू देखेंगे, दोनों तरफ से ये चपटा होता है। इसमें एक सुनिश्चित अधर सतह होती है,
ठीक है। और अधर सतह पर मुख और जनन छिद्र होते हैं, माउथ होता है, और रिप्रोडक्टिव जो पोर होता है वो भी इसमें प्रेजेंट रहता है। नंबर 6 पॉइंट आता है, सिस्टोडा वर्ग को छोड़ करके शेष सभी का जो शरीर है वो खंड विहीन होता है। खंड विहीन का मतलब समझते हैं, जिसमें खंड ना पाया जाता हो। अगर आप लोग इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्लासिफिकेशन के अंदर एक वर्ग सिस्टोडा का भी आता है, उसे छोड़ करके शेष सभी का जो शरीर है वो खंड विहीन होता है, यानी कि उसमें सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं, राइट। बाकी वो जो वर्ग है उसके अंदर सेगमेंट पाए जाते हैं, उनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है। इसके बाद नंबर 7 पॉइंट आता है, एपिडर्मिस कोशिकीय सिंसिस्टियल यानी बहुकेंद्रिकीय और कभी कभी पक्षमाभी भी होती है, कुछ में है अनुपस्थित तथा परजीवियों में क्यूटिनियम होती है, राइट। नंबर 8 पॉइंट, परजीवियों में एडेसिव स्ट्रक्चर यानी कि आसंजक संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि हुक पाया जाता है, कंटक पाए जाते हैं, या सकर्स चूसक पाया जाता है, जैसे फेसियोला हेपेटिका हो गया, राइट। इसके बाद आसंजक स्त्राव भी होते हैं, जिससे कि ये चिपकने में यानी किसी भी होस्ट की बॉडी से चिपकने में मदद करते हैं, ठीक है। ये कैसे स्ट्रक्चर्स है जो किसी भी बॉडी से चिपकने में मदद करें। नंबर 9 पॉइंट, पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, अनुदैर्घ्य वृत्ताकार और तिरछी पेशी स्तर यानी ओब्लिक मसल लेयर एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। इसके बाद नंबर 10 पॉइंट आता है स्टूडेंट, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एसिला और सिस्टोडा में पोषण नाल का अभाव होता है, किंतु अन्य वर्गों में यह शाखित, अपूर्ण और गुद्दा विहीन होता है, राइट। अन्य वर्गों में यह शाखित यानी ब्रांच होता है, इनकम्प्लीट होता है और एनएस विहीन होता है, यानी उसमें एनएस नहीं पाया जाता है। इसके बाद नंबर 11 पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, कंकाल यानी जो स्केलेटन, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन और परिसंचरी तंत्रों का अभाव होता है, यानी कि इन एनिमल्स के अंदर स्केलेटन नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां होती हैं, इनके अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती, बहुत ही सिंपल मतलब है। श्वसन यानी कि जैसे कि हम लोग सांस लेने के लिए हमारे अंदर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है, लंग्स पाए जाते हैं, नोज पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता है। परिसंचरी तंत्र यानी कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, हार्ट पाया जाता है, वेसल्स पाई जाती हैं, तो वो सब इनके अंदर भी उनका अभाव रहता है, राइट। इन एनिमल्स के अंदर ये सब नहीं पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जी तंत्र, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो मल मूत्र त्यागने के लिए जो हमारा बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक जोड़ी नलिकाएं और आदि वृक्क तथा ज्वाला कोशिकाएं यानी फ्लेम सेल्स होती हैं इनके अंदर, राइट। नंबर 13 पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में अनुप्रस्थ तंत्रिकाओं से परस्पर जुड़े हुए अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु तथा एक जोड़ी अग्र यानी एंटीरियर गैंग्लिया होती है। नंबर 14 पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, संवेदी अंग यानी जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं वो स्वतंत्र जीवों में रसायन, स्पर्श तथा प्रकाश ग्राही यानी कि फोटो रिसेप्टर होते हैं। नंबर 15 पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, ये जो एनिमल्स होते हैं ये मोनोसियस होते हैं, द्विलिंगराश्री। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मेल और फीमेल अलग होते हैं। मेल बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, लेकिन ये जो एनिमल है एक ही बॉडी में दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है मोनोसियस। यानी कि इनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो काफी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। जनन ग्रंथियां, जनन वाहिनियां तथा सहायक ऑर्गन सुविकसित होते हैं, राइट। और अंडों में अधिकतर पीतक का अभाव होता है, योल्क और वेटलाइन ग्लैंड्स में अलग से पीतक का निर्माण, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 16 पॉइंट की, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज के जो एनिमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन देखा गया वो इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। अब जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएं। हमारे में क्या होता है कि हम लोग स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं, तो इसका मतलब हम यहां पर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा, ठीक है। अगर मेल स्पर्म बाहर ही रिलीज कर दिया जाता है और फीमेल भी अपनी ओवरी को बाहर रिलीज कर देती, जैसे कि फिशेस के अंदर, मछलियों के अंदर देखा जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, बाहर ही फर्टिलाइजेशन होगा। बहुत सारी फिशेस के अंदर क्या होता है कि बाहर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है कि आपने स्पर्म क्या किया, फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज कर दिया, ठीक है। या आप लोग सिंपली कहें तो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो गया है वहां पर, तो इसे क्या कहेंगे हम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद जो एंडोपैरासाइटिक का जो जीवन चक्र है, जो लाइफ साइकिल है, वो जटिल एवं एक से अधिक पोषकों में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम आगे जाकर के फेसियोला हेपेटिका के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एंडोपैरासाइट यानी कि शरीर के अंदर रहने वाले पैरासाइट,
ठीक है। एक होता है एक्सो पैरासाइट जिसे हम एक्टो पैरासाइट भी बोल देते हैं, एक होता है एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट जैसे कि हमारे सर के अंदर जुएं होती हैं, ये बाहर से ही खून को चूसती हैं, शरीर के बाहर ही रह करके एक तरीके से पैरासाइटिक जीवन का व्यापन करती हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एक एक्सो या एक्टो पैरासाइट है। लेकिन अगर कोई हमारे शरीर के इंटेस्टाइन के अंदर हो, राइट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर पैरासाइटी के रूप में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडो पैरासाइट। तो एंडो पैरासाइट का जो जीवन चक्र है, जो लाइफ साइकिल है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है कॉम्प्लेक्स? क्योंकि ये एक से अधिक पोषकों में भी होता है। जैसे फेसियोला हेपेटिका है, वो एक डाइजेनेटिक होता है, द्विपोषितीय होता है, राइट, यानी वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की हेल्प लेता है। इसके बाद ये जो एनिमल होते हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं, सहभोजी होते हैं या परजीवी होते हैं, यानी पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट में कोई भी आपको डाउट हो रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके आंसर का रिप्लाई कर दूंगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं इनके क्लासिफिकेशन की, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ, हमें इस क्लासिफिकेशन की नीड है। अगर आपको ज़रूरत है इस पूरे कंप्लीट क्लासिफिकेशन के बारे में, एक अलग से वीडियो बना देता हूं। लेकिन यहां पर अगर आपसे एग्जाम पेपर में पूछा जाए जनरल कैरेक्टर के साथ साथ क्लासिफिकेशन, तो वो आपको कितना लिखना है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको स्टूडेंट यहां पर सिर्फ क्लासेस के नेम लिखने हैं, ठीक है। बाकी इसके ग्रुप भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर वगैरह आप लोग सभी के सभी याद नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस ग्रुप के अंदर टोटल कितने ऑर्डर है, 4, तो उनके वो जो 4 ऑर्डर है उसके नाम आपको नाम नहीं लिखना है, बस लिख देना है कि इसमें 4 ऑर्डर आते हैं। इसके बाद इसमें 5 ऑर्डर है, तो इनमें लिख देना है आपको कि ट्रिमेटोडा के अंदर टोटल 5 ऑर्डर है। तो इस प्रकार से एक आउटलाइन आप लोग बना सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन में, तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली जो क्लास है वो है टर्बिलेरिया, दूसरी क्लास है ट्रिमेटोडा, तीसरी जो क्लास है वो है सिस्टोडा, राइट। अब टर्बिलेरिया के अंदर ध्यान से देखें तो उसमें 2 ग्रुप दिखाया गया है और फिर उसको फर्दर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से ये है क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो टर्बिलेरिया है इसके जनरल कैरेक्टर्स आपको लिखना पड़ेगा, और ट्रिमेटोडा है इसके थोड़े से जनरल कैरेक्टर्स आप लोग मेंशन करेंगे, और जो सिस्टोडा है इसके भी जनरल कैरेक्टर्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपका पूरा आउटलाइन या क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्लासिफिकेशन आपको कब लिखना है, जब आपसे जनरल कैरेक्टर्स के साथ साथ क्लासिफिकेशन भी बोला जाए। लेकिन यदि सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन बोला जाए तब आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये सब का सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर लिखने के लिए कम से कम आप 3 से 4 पेज तो डेफिनेटली आपको लिखना ही पड़ेगा, या 5 पेज लिखना पड़ेगा। तो ऐसे में जनरल कैरेक्टर्स और साथ में जो ऑर्डर्स हैं इनके नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। हालांकि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज के जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं पूछा जाता है, इसके जनरल कैरेक्टर्स ही पूछे जाते हैं, और साथ में इसके थोड़ा सा आउटलाइन आप लोग बना लेंगे। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, दोनों साथ में ही पूछा जाता है, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज। तो ऐसे में आप लोग जनरल कैरेक्टर्स के बाद ये आउटलाइन शो कर देना। आउटलाइन के अंदर 3 क्लासेस आपको मेंशन करनी है, ग्रुप मेंशन करने हैं, और साथ में आपको ये लिखना है कि किस ग्रुप में कितने ऑर्डर आते हैं, राइट। और इन तीनों के जनरल कैरेक्टर्स, जैसे टर्बिलेरिया है इनके क्या जनरल कैरेक्टर्स है, ट्रिमेटोडा है इनके क्या जनरल कैरेक्टर्स है, सिस्टोडा है इनके क्या जनरल कैरेक्टर्स है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।